सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। एक कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कब अपॉइंट होगा, उसके बारे में ये पूरा सेक्शन है। तो 139 सबसेक्शन 1 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे 139 सबसेक्शन 6, क्योंकि सबसेक्शन 6 जो है वो फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बात करता है। मींस आपकी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जैसे ही आपकी एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके कितने टाइम बाद आप ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। तो जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है। लेकिन वो कौन करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट कर पाए 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर, तो वो किसको इन्फॉर्म करेगा? वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा कि अपॉइंट नहीं कर पाए, तो मेंबर विद इन 90 डेज ईजीएम कंडक्ट करके अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, अब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आई, सबसेक्शन 1 में चलेंगे। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आई, अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अब ऑडिटर या तो इंडिविजुअल या फिर फर्म, आप इन दोनों में से किसी को भी ऑडिटर बना सकते हो, उनकी फर्म है या कोई अकेला पर्सन है तो वो ऑडिटर बन सकता है। एक उनका रहता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल को। वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। बोर्ड नहीं कर पाया तो 90 डेज के अंदर अंदर मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे। और वो ऑडिटर जिसको 30 डेज के अंदर अपॉइंट किया है, वो ऑडिटर कब तक अपॉइंटेड रहेगा? फर्स्ट एजीएम तक अपॉइंटेड रहेगा। क्योंकि ऑडिटर के केस में एक ये रूल बना दिया गया है कि ऑडिटर जब भी अपॉइंट होगा तो वो एजीएम में अपॉइंट होगा, और वो उस एजीएम से लेकर के 6th एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा। मतलब ऑडिटर का टेन्योर कर दिया है 5 इयर्स का। कभी भी आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, आप 5 इयर्स के लिए अपॉइंट करोगे। ठीक, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। और किस तरीके से और क्या प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का, तो वो रूल्स में दिए हुए हैं। फिर दिया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, आपको रिटन कंसेंट लेनी होगी ऑडिटर की एंड अ सर्टिफिकेट फॉर हिज अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द ऑडिटर। तो 2 चीजें आपको ऑडिटर से लेनी पड़ेगी, रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में ये इंडिकेट रहता है कि वो क्राइटेरिया जो है 141 का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो पूरा कर रहा हो। ठीक, तो आप एक फॉर्म भी फिल करोगे जिसका नाम है ADT1 विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। ये लिखा है फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। तो 15 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म फिल करोगे ADT1, उसमें आप अटैच करोगे ये रिटन कंसेंट कि हाँ ऑडिटर अपनी कंसेंट कर रहा है कि वो ऑडिट करने के लिए रेडी है, अपॉइंट होने के लिए रेडी है फॉर 5 इयर्स, और सर्टिफिकेट भी दे रहा है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। देन आपका बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट एज वेल। ये जो भी चीज़ अपॉइंटमेंट वर्ड लिखी है वो सारी अगर आप रीअपॉइंट कर रहे हो ऑडिटर को तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। रीअपॉइंटमेंट का भी पढ़ेंगे कि कौन रीअपॉइंट हो सकता है, कैसे क्या। अब ये सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि एक तो लिस्टेड कंपनी और सच अदर कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब एज में बी प्रिस्क्राइब्ड में अभी देखेंगे कौन सी कंपनी है। टोटल 3 तरीके की कंपनी, वो कंपनीज जो है वो इंडिविजुअल को अगर अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर तो वो सिर्फ एक
एक टर्म के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं। एक टर्म उनका कितना होगा, 5 ईयर्स, 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स। एंड अगर ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो लिस्टेड कंपनी हो और जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, अभी देखेंगे कौन सी कंपनी, सिर्फ उन्हीं के लिए ये रूल है कि अगर वो इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो वो सिर्फ 5 साल के लिए, कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स के लिए ही उनका टेन्योर रहेगा। उसके बाद उन्हें उस कंपनी से हटना होगा एज एन ऑडिटर। और अगर ऑडिट फर्म है तो 2 टर्म्स, मतलब 5 साल प्लस 5 साल, 10 साल के लिए आप अपॉइंट हो सकते हो, 5-5 साल के 2 टर्म्स के लिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल ऑडिटर who has completed his term under this shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years। मतलब आपने अगर आप इंडिविजुअल हो, आपने एक टर्म ऑफ 5 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट कर लिया, अब आप नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए उस सेम कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आप 5 साल के लिए उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। अब वही फर्म की बात करते हैं। फर्म ने अगर अपने टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टर्म्स बोले हैं ना, 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 10 साल उनको हो गए, अब वो एलिजिबल नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मतलब इंडिविजुअल के लिए भी 5 साल का कूलिंग पीरियड है और फर्म के लिए भी 5 साल का कूलिंग पीरियड है। आगे देखते, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एज ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor for a period of 5 years। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक फर्म है जिसके ऑडिटर्स, जिसके पार्टनर्स हैं ABCD, ठीक है, तो ये एक फर्म है। अब एक दूसरी फर्म है जिसमें कोई भी, चाहे एक कॉमन पार्टनर हो, चाहे 2 कॉमन पार्टनर हो, चाहे जितने भी कॉमन पार्टनर है, मतलब अगर आपके इस फर्म और इस फर्म के कॉमन पार्टनर है और किसी एक फर्म में आपका 1 ईयर या 2 टर्म्स वाला आपका टेन्योर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तो फर्म है, तो 2 टर्म वाला आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब इसमें 5 साल के लिए आपको कूलिंग पीरियड लगेगा। तो कह रहे हैं कि अगर ये फर्म ऑडिटर थी, 2 टर्म उसने कंप्लीट कर लिए, 5 साल का कूलिंग पीरियड है, लेकिन इसमें से कोई एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर इसमें कॉमन है, तो इस फर्म में भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। ये फर्म भी 5 साल के लिए उस सेम कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकती, उसके ऊपर भी कूलिंग पीरियड लगेगा। नेक्स्ट, ये तो आपका जब ये आया ही था तब की बात कर रहे हैं, तो हटाओ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शेल प्रिजुडाइज द राइट ऑफ अ कंपनी टू रिमूव एन ऑडिटर और द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 5 साल का टर्म फिक्स कर दिया तो कभी कोई ऑडिटर अपने मन से रिजाइन नहीं कर सकता, उसको तो 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर कंपनी उस ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकती 5 साल से पहले, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका केस कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब कि अपना टेन्योर कंप्लीट करने से पहले उन्होंने या तो खुद से रिजाइन कर दिया या कंपनी वालों ने उनको निकाल दिया या फिर उनकी डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया, टेन्योर नहीं कंप्लीट हो पाया। तो इसका आगे हम पढ़ेंगे कि कैजुअल वैकेंसी में क्या केस होता है। सबसेक्शन 3 पे आते हैं। Subject to the provisions of this act, members of the company may resolve to provide that in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members। अब जैसे आपने फर्म को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, तो उसमें कई सारे पार्टनर्स होंगे, तो जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में
रोटेट होंगे, कब रोटेट होंगे, किस इंटरवल से रोटेट होंगे, वो सब मेंबर्स, उस कंपनी के मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे रोटेट कराना है, कैसे, क्योंकि एक ही पार्टनर हमेशा नहीं ऑडिट करता रहेगा, वो मेंबर्स पे डिपेंड है। एंड ऑडिट जो है वो एक से ज्यादा पार्टनर भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑडिटर भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 4, the central government may by rules prescribe the manner in which the company shall rotate। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो चाहे तो बता सकता है कि किस हिसाब से ये ऑडिटर्स को रोटेट करना है, वो उस पर रूल कभी भी चाहे तो वो लेकर आ सकता है। अब फर्म में आपका LLP भी इंक्लूड होता है, मतलब कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई फर्म को कंपनी अपॉइंट कर रही है तो उसके 2 टर्म्स हैं 5-5 साल के, तो सेम LLP के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 5 इज सेइंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था कि AGM होगी, फर्स्ट AGM में आपको अपॉइंट करना है ऑडिटर को, फर्स्ट से लेकर 6th तक वो अपॉइंटेड रहेगा, उसका 5 साल का टेन्योर रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ऑडिटर के केस में गवर्नमेंट कंपनी का अलग प्रोविजंस है एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अलग प्रोविजंस है। गवर्नमेंट कंपनी क्या कहती है, कह रहे हैं कि अगर मान लो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, इन शॉर्ट गवर्नमेंट की है, तो उस केस में क्या होगा, CNAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, ठीक है, वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। और हर साल गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट होगा गवर्नमेंट कंपनी में, हर साल ऑडिटर अपॉइंट होगा एंड CNAG ही उनको अपॉइंट करेंगे, तो उनका रूल अलग है। Who shall hold office till the conclusion of the annual general meeting। वही है कि 1 साल तक का ही रहेगा और वो एनुअल जनरल मीटिंग तक ही होल्ड करेंगे ऑफिस। सबसेक्शन 6 ऑलरेडी डन। सबसेक्शन 7 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5। 1 में चाहे जो लिखा हो, 5 में जो लिखा हो, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी, द फर्स्ट ऑडिटर, अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाले में कि गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर का केस क्या था कि 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा, नहीं कर पाया तो फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 90 डेज के अंदर। यहाँ पर बोल रहे हैं अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा कि फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय CNAG विद इन 60 डेज। वहां क्या था कि बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, यहाँ क्या है कि CNAG अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। एंड इन केस CNAG डज नॉट अपॉइंट, अगर वो नहीं अपॉइंट करते तब फिर बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा, तब बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड इन केस फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, अब बोर्ड 30 डेज में नहीं कर पाया तो फिर मेंबर जो है वो नेक्स्ट 60 डेज में EGM के थ्रू अपॉइंट करेंगे और जो कि होल्ड करेगा ऑफिस अप टू द फर्स्ट AGM। तो क्या केस है गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर के केस में, सबसे पहले कौन अपॉइंट करेगा, सबसे पहले आपका अपॉइंट करेगा CNAG, सबसे पहले अपॉइंट करेगा CNAG, ठीक है, CNAG। फिर उसके बाद अगर मान लो वो नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड करेगा। CNAG 60 डेज के अंदर अंदर करेगा, बोर्ड कितने टाइम में अपॉइंट करेगा, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा अगर उन्होंने नहीं किया तो। फिर इन केस बोर्ड भी नहीं अपॉइंट कर पाया तो फिर कौन, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स कितने दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करेंगे, विद इन 60 डेज, 60 डेज के अंदर अंदर EGM के थ्रू। तो वो गवर्नमेंट कंपनी का केस, और वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, फर्स्ट AGM तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। दिस इज द केस फॉर गवर्नमेंट कंपनी। अब हमारा केस आता है कैजुअल वैकेंसी का, जो मैंने बताया था कि कैजुअल वैकेंसी का मतलब कि अगर आपका टेन्योर
जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है कि डेथ हो गई या रिजाइन करना चाहता है या रिमूव कर दिया, तो उस केस में उसके दो केसेस हैं। इन केस of a company other than the company whose accounts are subject to audit by the auditor appointed by CNAG, मतलब कि other than the government company के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ other than government, normal company के बारे में बात करें। It will be filled by BOD within 30 days, but if casual vacancy is a result of resignation of such auditor, such appointment shall be approved by the company at the जनरल मीटिंग commenced within 3 months आपको उसका अप्रूवल भी करवाना पड़ेगा। तो कैजुअल वैकेंसी के हमारे दो केसेस हैं, एक रेजिग्नेशन अगर ऑडिटर खुद से रिजाइन करता है और दूसरा अदर देन रेजिग्नेशन, मतलब कि डेथ हो गई या फिर उसको रिमूव कर दिया गया। तो अगर एक ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसकी वैकेंसी फिल करेगा बोर्ड जो है वो विदिन 30 डेज के अंदर बोर्ड वैकेंसी फिल करेगा। ये इसमें भी है और ये अदर में भी है। अदर में भी बोर्ड 30 दिन के अंदर वैकेंसी को फिल कर देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर रिजाइन करता है तो बोर्ड 30 दिन के अंदर फिल करेगा, प्लस शेयर होल्डर्स से आपको अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी विदिन नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अप्रूवल ले लेना शेयर होल्डर्स से, 3 महीने। लेकिन अगर रेजिग्नेशन के अलावा है तो सिर्फ बोर्ड से काम चल जाएगा। ये था केस अगर आपकी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट केस है हमारा, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, CNAG करेगा विदिन 30 डेज। 30 डेज के अंदर वो अपॉइंट कर देगा। अगर वैकेंसी फिल नहीं हुई 30 डेज के अंदर तो बोर्ड के पास पावर है कि वो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर दे कैजुअल वैकेंसी के केस में। 9th subsection says, subject to the provision of subsection 1 and the rules made there under, a retiring auditor may be reappointed at an AGM if he is not disqualified for reappointment। So बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपका रिटायरिंग ऑडिटर है तो वो उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ तो वो रीअपॉइंट भी हो सकता है AGM में, लेकिन अदर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 का ध्यान रखते हुए कि मतलब टेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जैसे टेन्योर कंप्लीट होता है उसके बाद आप AGM में ही ऑडिटर को अपॉइंट करोगे और वो ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। और जो हमने रूल्स में 3 तरीके की कंपनी पढ़ी थी उसमें क्या है कि उसमें आपका 2 टेन्योर कंप्लीट होने के बाद फर्म के केस में तो आपको 5 साल का कूलिंग पीरियड भी है, लेकिन उन कंपनीज के अलावा कोई कूलिंग पीरियड ऑडिटर का है ही नहीं। जैसे ही ऑडिटर का टेन्योर कंप्लीट हुआ आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन रीअपॉइंट तब जबकि मतलब वो डिस्क्वालिफाइड ना हो फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड अगेन अपॉइंटेड, अनविलिंगनेस उसकी ना हो, कोई ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ है कि एक्सप्रेसली बोल रहे हैं कि इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो ये 3 केस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज सेम ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है। वेयर एट एनी AGM नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड। अब मान लो कोई AGM हुई उसमें कोई ऑडिटर ना अपॉइंट हुआ और ना ही रीअपॉइंट हुआ, तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसी को मानेंगे कि वो कंटिन्यू रखेगा। Where a company is required to constitute audit committee, अब जिन कंपनी के ऊपर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है, all the appointments including filling of casual vacancy under this section shall be made after taking into account the recommendation of such audit committee। तो जहां जहां ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है वहां पर आपको ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन भी लेना मैंडेटरी है। अब आ जाते हैं वो जो 3 टाइप की कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर वो वाला रूल एप्लीकेबल है कि कूलिंग पीरियड लगेगा। तो वो हमारा रूल नंबर 5 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 इसमें दिया हुआ है। तो 3 टाइप की कंपनी क्या हो गई,
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड तो कवर थी, पब्लिक में वो अनलिस्टेड अगर कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, तो वो कंपनी उसमें कवर हो जाएगी, आपको कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर ए और बी में फॉल नहीं करती है, बट उसका जो पब्लिक बोरोइंग्स है फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, तो उस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक हो गया आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, या फिर उसके अलावा कोई और पब्लिक कंपनी, कोई और कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसने पब्लिक बोरोइंग्स ले रखी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ है उससे ऊपर, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आपको सेक्शन नंबर 139 अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।